जय हिंद दोस्तों। आर्म फोर्सेस में अफसर बनना यानी कि एसएसबी इंटरव्यू को फेस करना, और एसएसबी इंटरव्यू को फेस करना इसका मतलब पीआईक्यू फॉर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी एकदम सटीक होना, सिस्टमेटिक होना। डियर स्टूडेंट्स, हम सब लोग जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में 3 डिफरेंट एसेसर्स हमारा असेसमेंट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हमारी साइकोलॉजी को चेक करता है, जीटीओ साहब हमारे ग्रुप एक्टिविटीज को, और आईओ साहब हमारे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हमारी खुद की पर्सनालिटी को चेक करते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके जाने से पहले ही आपका पीआईक्यू फॉर्म जो है वो आईओ साहब के पास पहुंच चुका होता है, पर उस पीआईक्यू फॉर्म के बाद में आप खुद भी सीधे आईओ साहब से मिलते हो। बट इन तीनों एसेसर्स में से एक शख्स ऐसा भी होता है, साइकोलॉजिस्ट वो एसेसर होता है जो आपसे कभी मिलता नहीं है। वो आपके पीआईक्यू फॉर्म के बेसिस पर ही आपके बारे में आपका एक इमेज बनाता है, और उस पीआईक्यू फॉर्म के बेसिस पर ही आपको साइकोलॉजी चेक करके और फिर आपके बारे में कमेंट्स देता है, आपको पास फेल करता है। तो इसलिए आपका पीआईक्यू फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और इस पीआईक्यू फॉर्म को बहुत ही केयरफुली, नीटली, क्लीनली, और जहां जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो इंफॉर्मेशन को ठीक से बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एसएसबी इंटरव्यू है क्या? एसएसबी इंटरव्यू है, इस एसएसबी इंटरव्यू के दौरान आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है इन ए रिप्रेजेंटेबल मैनर। तो रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन ए प्रेजेंटेबल मैनर, आप अपने आप को ठीक से वहां प्रेजेंट कीजिए। तो इस पीआईक्यू फॉर्म के कुछ बेसिक डिटेल्स, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन जो बच्चे कई बार गलती करके आ जाते हैं, तो क्या आपको फिल करना है, किस तरह से आपको फिल करना है, कहां कितनी डिटेल्स आपको डालना है, आज के इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लखन यादव और फोर्स डिफेंस एकेडमी का संचालन हम बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कर रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में लार्जेस्ट सिलेक्शंस देने वाले संस्थान है, जिसके पास लगभग 5 एकड़ का ग्राउंड और अपनी खुद की एसेसर्स की एक पूरी टीम है जो स्टूडेंट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइड कर रही है। तो आइए देखते हैं बच्चों, पीआईक्यू फॉर्म में आपको कहां कहां क्या क्या फिल करना है। तो दोस्तों, जैसे आप एसएसबी के लिए जाते हैं, आपका कॉल लेटर आता है, तो आपके कॉल लेटर के बेसिस पर ही आपको पता चल जाता है कि आपका एसएसबी का बोर्ड कौन सा है। तो आपको अपने एसएसबी का नंबर और आपके एसएसबी का प्लेस फिल करना होता है। तो प्यारे बच्चों, सपोज आप भोपाल जा रहे हो तो आप यहां पर फिल करोगे 33 एसएसबी भोपाल। अगर आप भोपाल जा रहे हो तो आप फिल करोगे 33 एसएसबी भोपाल। इसी तरह से अगर आपका कोई दूसरा बोर्ड है तो आप अपने बोर्ड का नंबर और बोर्ड का प्लेस यहां पर फिल करोगे। सेकंड ऑप्शन है बच्चों बैच नंबर। तो बच्चों, जब आप स्क्रीन इन हो जाओगे उसके बाद आपको बैच नंबर दे दिया जाएगा, और जो बैच नंबर आपको दिया जाएगा उस बैच नंबर को आपको वहां पर फिल करना है। नेक्स्ट है बच्चों चेस्ट नंबर। तो बच्चा, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाते हो, पीपीडीटी के लिए जाते हो, तब आपका चेस्ट नंबर कुछ और होता है, और जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर कुछ और दिया जाता है। तो यहां पीआईक्यू फॉर्म में आपको वो चेस्ट नंबर भरना है जो आपको स्क्रीन इन होने के बाद मिला है। इस बात को केयरफुली आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बच्चा आपका यूपीएससी का, या फिर आपने जो भी एग्जामिनेशन दी है उस एग्जामिनेशन का रोल नंबर यहां पर आपको फिलअप करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन भरते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है बहुत ज्यादा उसमें, है ना, काटापीटी ना करे, बहुत ज्यादा होच पोच ना लिखे, थोड़ा क्लियर लिखे जिससे पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। अगर आप पीआईक्यू फॉर्म में बहुत ज्यादा ओवरराइट करते हो, बहुत ज्यादा कटपीट करते हो, तो उससे साइकोलॉजिस्ट को भी ये समझ में आता है, एक बड़ा कंफ्यूज माइंड बनता है, अपने बारे में इसको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आगे चल के क्या करेगा। अब बच्चों, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीआईक्यू फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस तैयार करना है। पीआईक्यू फॉर्म जिसको लोग आपकी कुंडली कहते हैं, इस कुंडली से आपको क्या क्या क्वेश्चंस निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कहा है कि आपका नेम जो है आपको कैपिटल्स में भरना है बच्चों, और नाम वही भरना है जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है। तो सपोज जैसे कि मान लो मेरा नाम है लखन, तो मैंने यहां पर लखन नाम अपना भर दिया, लखन सिंह यादव। तो बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको यहां तैयार ये करना है कि ये चूंकि लखन नाम है, कहीं ना कहीं हमारे ऐतिहासिक चीजों से, हमारे धर्म ग्रंथों से आया है, तो भाई लखन नाम का मतलब क्या होता है, ये नाम आपको क्यों दिया और किसने दिया। तो इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपको नाम से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन तैयार करना है, क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। अगला बच्चों, नेम ऑफ फादर। तो नेम ऑफ फादर आपको लिखना है यहां पर, और फादर के नेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको आपके नाम के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों कि प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस। देखिए बच्चा, आपकी परवरिश जिस जगह पर अभी तक हुई है, मैक्सिमम टाइम तक आप जहां रहे हैं
उस प्लेस के बारे में इसने पूछा है। और वहां इसने पूछा है बच्चों प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। सपोज आप मैक्सिमम टाइम किसी गांव में रहे हैं तो आपने गांव का नाम यहां पर फिलअप कर दिया। सपोज आप तलेन नाम के गांव में रहे तो आपने तलेन फिल कर दिया। अब इसका डिस्ट्रिक्ट है राजगढ़ बच्चों, तो आपने राजगढ़ कर दिया। और आपका स्टेट जो है एमपी बच्चों। तीनों चीजों को बहुत क्लियर कट लिखना है, ध्यान से समझना है इस बात को। प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो ये प्लेस हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये स्टेट हो गया। क्या पूछा है इसने साथ में? इसने साथ में पूछा है विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, कि उस प्लेस की पॉपुलेशन कितनी है। तो सपोज मैंने प्लेस जो भरा है उसकी पॉपुलेशन अगर 12,000 है, 12,000 है, तो मैं इसमें लिख दूंगा 12,000। अगर आप इंदौर से जा रहे हो या फिर दिल्ली से जा रहे हो तो आपको उस प्लेस की उतनी पॉपुलेशन लिखना है। बच्चों ये पॉपुलेशन आपसे क्यों लिखवाई जाती है, इसका भी एक रीजन है। सपोज मेरी मैक्सिमम जो मैं जहां रहा हूं उस प्लेस की पॉपुलेशन सिर्फ 12,000 ही है, तो इस 12,000 की पॉपुलेशन में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती है आप अच्छे से जानते हो सकता है कि इस प्लेस में शायद हायर सेकेंडरी तक 1-2 स्कूल हो बड़े, और इसके अलावा कुछ ना, वहां पर हो सकता है कॉलेज भी ना हो ठीक से, और हो सकता है वहां डिफरेंट एक्टिविटीज अवेलेबल ना हो। तो चूंकि जिस प्लेस पर आप मैक्सिमम रहे हो वहीं का आपका मैक्सिमम एक्सपोजर है, और उस एक्सपोजर के बेसिस पर ही आपका बिहेवियर बिल्ट होता है। तो इस प्लेस के बारे में आपको, भाई इस प्लेस का कोई अगर नाम है, जैसे सपोज इसका नाम क्या है, इसके नाम का क्या मतलब है, यहां पर कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई बड़ा यहां पर इंस्टीट्यूशन है, हो सकता है यहां पर इंडस्ट्री हो, या फिर इसका हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड हो, हिस्टोरिकल कोई इंफॉर्मेशन हो, तो आपको इस प्लेस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। बच्चों आजकल जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है कि भाई आपके एरिया के एमएलए कौन है, आपके एरिया के एमपी कौन है। बस इसलिए पूछा जाता है कि आप अपने एरिया के बारे में कितने वेल वर्स्ड हैं, कितने वेल इन्फॉर्म्ड है, तो ये आपको पता होना है चाहिए। उसके बाद में फिर वो पूछता है आपसे प्रेजेंट रेजिडेंस, कि आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं। तो प्रेजेंट रेजिडेंस में आप फिलहाल जहां रह रहे हो वहां पर वापस से तीनों इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और आपको अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन भी बताना है। सपोज कोई बच्चे हैं 2 इयर्स पढ़ने के लिए बाहर चले गए, सपोज आप किसी दूसरे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, आप पढ़ने के लिए इंदौर आ गए, या फिर आप कहीं और चले गए, चंडीगढ़ चले गए, तो आपको वहां के बारे में इंफॉर्मेशन भरना है। इसी तरह से थर्ड कॉलम में आपको परमानेंट रेसिडेंस। बच्चों परमानेंट रेसिडेंस वो जहां हमारी एकदम जड़ें बिल्कुल जमी हुई है, जहां हमारी फैमिली रहती है, जहां कोई चिट्ठी पहुंचाई जाएगी तो आसानी से पहुंच जाएगी, तो उस परमानेंट एड्रेस के बारे में भी आपको सेम तीनों चीजें प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट फिल करना है, और इसमें आपको पॉपुलेशन भी बताना है, कितनी पॉपुलेशन वहां की है। ये तीनों प्लेसेस आप जो भरते हो, इन तीनों प्लेसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सपोज समवन इज गोइंग फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर के आसपास महू है, तो उसको महू के बारे में भी ठीक से जान लेना बहुत ही जरूरी है। अब आगे अगर हम बच्चों बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट आता है कि आप जो है आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो सपोज आपका स्टेट जो है एमपी है और डिस्ट्रिक्ट आपका इंदौर है, तो आप इसमें फिल कीजिए एमपी इंदौर। आपका रिलीजन जो है उसको फिल कर दीजिए, हिंदू है। आपका अगर एसटी एससी ओबीसी में आते हैं तो एसटी एससी ओबीसी फिल कर दीजिए। मातृभाषा आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो आप जो है हिंदी अगर है तो हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश अगर है तो इंग्लिश लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए सपोज आपका 11 और 92 है, तो ये तो हालांकि बहुत पुराना, अभी जो बच्चे एनडीए के लिए जा रहे हैं जनरली वो बच्चे जो है 2005 के हैं, तो आपने लिख दिया 11-2005। ठीक है बच्चा। तो अब यहां से फिर से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों की आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इवेंट हुई है क्या। सपोज किसी बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 सितंबर का है, ठीक है बच्चों। तो सितंबर का अगर इस बच्चे का बर्थ है तो फिर ये बच्चा जो है 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट को अगर कोई पर्टिकुलर डे आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही साथ उस मंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे 1 जनवरी है भाई, सॉरी 1 जनवरी है, तो जनवरी के महीने में हम देखते हैं कि हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, इसी में जो है गांधी जी की पुण्यतिथि भी आती है। तो ये सारी चीजें जनवरी से रिलेटेड है, वो हमको पता होना चाहिए ठीक से, सो दैट आप जो है आईओ साहब के इंटरव्यूज को ठीक से, क्वेश्चंस को ठीक से काउंटर कर पाओ, और साथ ही साथ आईओ साहब आपकी रेंज में आ जाएंगे, वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछने लगेंगे। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि क्या माता पिता जीवित है, पेरेंट्स अलाइव। तो जनरली अभी जो एनडीए के लिए जा रहे हैं सब बच्चों के साथ में पेरेंट्स अलाइव है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उस बच्चे को नो लिखना, उसको लिखना पड़ेगा नो, और अगर पेरेंट्स जीवित नहीं है तो फिर उनकी यहां पर आपको उनकी डेथ का जो है टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आप कितनी एज आपकी थी उस टाइम पर जिस टाइम पर आपके साथ ऐसा हादसा हुआ। रीजन इज की चूंकि पेरेंट्स के होते हुए परवरिश अलग होती है और पेरेंट्स के ना रहते हुए परवरिश थोड़ी सी बदल जाती है,
तो वो सारे क्वेश्चंस आईओ साहब आपसे फ्रेम कर सकते हैं, तो इसको भी केयरफुली आपको फिल करना है बच्चों। नेक्स्ट आता है फादर की एजुकेशन। सपोज बच्चों पिताजी की एजुकेशन है, सपोज पिताजी ने एमएससी किया है तो आपको एमएससी फिल करना है। फिर उनका ऑक्यूपेशन है, तो एमएससी अगर किया डेफिनेटली वो टीचर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, या फिर और किसी अदर प्रोफेशन में होंगे, तो प्रोफेशन का नाम यहां पर क्लियर कट लिखना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा भाई कि अगर पिताजी जो है बच्चा सपोज किसी बिजनेस में, तो आप बिजनेस में हैं तो आप ऑक्यूपेशन में बिजनेस डायरेक्टली नहीं लिखना है। बिजनेस को आपको सिस्टमेटिक सीधे बताना है कि भाई वो क्या बिजनेस करते हैं, क्या वो फोटोग्राफर है, क्या वो कारपेंटर है, या फिर वो कोई जो है किसी और चीज में डील करते हैं, क्या वो अगर वो आप शॉपकीपर भी लिखते हैं तो अगर वो किराने की दुकान है तो आप ऑक्यूपेशन में सीधे लिखिए, है ना, किराना शॉपकीपर। इसलिए बच्चों की आप अपने घर के बारे में अपनी चीजों को बताने के बारे में बहुत ज्यादा झिझकते नहीं हो। अदरवाइज पहले बच्चा लिखता है बिजनेस है, फिर बिजनेस बोले किस चीज का बिजनेस, बोले एक शॉप है, फिर पूछा किस चीज का शॉप है तो फिर कहा किराने का शॉप है, तो डायरेक्टली उसको लिखिए। ठीक है बच्चा, तो एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन होगा, इसके बाद मंथली इनकम। तो बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कई बार बच्चे फंसते हैं, और कई बार बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी इस पॉइंट की वजह से है ना कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, इंटरव्यू पास नहीं कर पाते। रीजन कि इंडिया में हम लोग स्कॉलरशिप लेते हैं, और हम लोग स्कॉलरशिप लेने के लिए जो है जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उस रेंज में बनवा लेते हैं कई बार, जिससे हमारी इनकम स्कॉलरशिप रुक ना जाए। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपको अपने फैमिली की, अपने फादर की एक्चुअल इनकम लिखना है, जिससे समझ में आए कि आपकी पढ़ाई पर इन्होंने जो खर्चा किया वास्तविकता में उस इनकम से हुआ है और किस किस तरह से हुआ है। अदरवाइज कई बार क्या होता है बच्चा बहुत कम इनकम लिख देता है। सपोज किसी बच्चे ने लिख दिया कि साहब फादर की इनकम है 10,000, हालांकि एमएससी किया फादर ने, 10,000 तो होगी नहीं, बट बच्चे ने लिख दिया कि साहब वो तो खेती किसानी करते हैं, एग्रीकल्चर उनके पास में है, और सिर्फ 10,000 रुपए उसके फादर की इनकम है, और वो फादर रहते हैं गांव में और बच्चा इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। तो आज की तारीख में अगर आप किसी बड़ी शहर में रहोगे तो 6-7 हजार रुपया, 8 हजार रुपया मामूली सी बात है उस शहर में खर्च होना। तो इतनी कम इनकम में वो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। तो आप इनकम को ऑनेस्टली बताएं, 1,000-2,000 बढ़ा के लिख दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पर आप इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर एक बहुत माइनर इनकम लिखोगे बच्चों तो उसमें आप फंस जाओगे कि भाई फिर आपकी एजुकेशन कैसे फाइनेंस हुई। ठीक है, और यही चीजों का ध्यान आपको रखना है मदर में भी, कि उनका एजुकेशन क्या, उनका ऑक्यूपेशन क्या, मंथली इनकम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे देखो कि संरक्षक गार्जियन। तो बच्चों गार्जियन के कॉलम में जब हम पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी सारी चीजें संभाल रहे हैं, तो पेरेंट्स हमने फिल कर दिया, गार्जियन में आप टिक करके आगे निकल जाओ। गार्जियन कई बार उन बच्चों को भरना रहता है कि जो पेरेंट्स के साथ जन्म के बाद पेरेंट्स से रहे ही नहीं है, हो सकता है वो अपने अंकल के पास रहे हो, किसी और ने उनको गोद ले लिया, उसके पास रह करके उनका पूरा एजुकेशन वही फाइनेंस कर रहे हो, तो फिर गार्जियन के कॉलम में आपको फिल करना है। अब अगली बात है बच्चों की आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। सपोज आप अपनी फैमिली में तीसरे नंबर के हो, 2 आपसे बड़े हैं, तो 2 आपसे बड़े हैं तो एल्डर, अगर बड़ा भाई है तो ब्रदर पे टिक करिए, अगर एल्डर सिस्टर है तो एल्डर सिस्टर पे टिक करिए। ध्यान रखिए इस बात का कि अगर ब्रदर है तो ब्रदर पे टिक करना है, सिस्टर है तो सिस्टर पे टिक करना है। सपोज हो सकता है आपसे बड़े 3 भाई हैं, तो आप इस यंगर को काट के यहां पर क्या लिख सकते हो बेटा, एल्डर लिख सकते हो, और इस एल्डर को लिख करके आप ब्रदर है तो ब्रदर पे टिक कर दीजिए। सिंपल सा फंडा है, तो आपको जो है उस पर टिक करना है, क्योंकि इससे समझ में आएगा आयो साहब का कि वो आपसे बड़े हैं या फिर आपसे छोटे हैं। सो दैट जब आयो साहब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस में वो आपसे पूछेंगे कि हाउ इज योर एसोसिएशन विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अगर बड़ा भाई है तो डेफिनेटली आपकी वो मदद करते होंगे, छोटा भाई अगर आपका है तो हो सकता है डेफिनेटली आप उसकी मदद करते होंगे। तो यहां जो आपकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो इस कॉलम के अंदर पूरा समाहित हो जाता है। यहां से फैमिली से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो फैमिली की इंफॉर्मेशन के बाद में फिर वो आपसे आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूछते हैं कि आपका जो एजुकेशन कैसे हुआ है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, उसने पूछा है कि आपका मैट्रिक या फिर हायर सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, तो सपोज ये 10th का आपका परसेंटेज है, तो आपको पूछ रहा है फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, पूरी तरह से लिखा है। अब बच्चों सपोज जैसे मान लो मैंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से तैयारी की है, और मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को लिख देता हूं SSVM। तो आपके आईओ साहब को है ना SSVM का फुल फॉर्म नहीं पता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग नामों से स्कूल चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, भले ही थोड़ा बारीक लिखिए, पर इसमें लिखिए पूरा कि आपका स्कूल जो है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है। कौन सा स्कूल है भाई, सरस्वती, है ना, शिशु विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना, आपने जब अपने स्कूल का नाम लिख दिया कि मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, तो बच्चों आपको सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, चूंकि एक बहुत बड़ा एक चेन है पूरे हिंदुस्तान में,
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के स्कूल है। सपोज आप डीपीएस के स्टूडेंट है तो डीपीएस के भी बहुत सारे स्कूल है। सपोज आप डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट है तो इसके भी कई सारे जो है चेन है, पूरे हिंदुस्तान में स्कूल्स खुले हुए। तो ये स्कूल्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल को रन करता है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, कौन लोग हैं इस बॉडी को चलाने के पीछे और इनका क्या मकसद है। सपोज अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो बच्चा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कॉन्वेंट क्या होते हैं, मिशनरीज क्या होती हैं। अगर आप सेंट जोसेफ में पढ़ते हो, सेंट जोसेफ कौन थे, सेंट मैरी में पढ़ते हो, सेंट मैरी कौन थी। ये सारी बातें आपको ठीक से पता होना चाहिए, क्योंकि जिस नाम पर आपका स्कूल है, अगर आपने उस स्कूल में आपने 10 से 12 साल पढ़ाई की है और अगर आपको उस स्कूल के बारे में इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो समझा जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कमजोर है, आप अदर अफेयर्स में ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो। ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी। सपोज आप यूपी बोर्ड से हो तो आप लिखिए यूपी बोर्ड, अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो एमपी बोर्ड लिखिए, अगर आप सपोज सीबीएसई से तो सीबीएसई लिखिए और आईसीएसई है तो आईसीएसई लिखिए। ठीक है। अगर आपने पास किया है 2022 में तो 2022 लिखिए बच्चा, और अगर 21 में किया तो 21 लिखिए। जो भी आपका डिवीजन और परसेंटेज दोनों लिखना है, फर्स्ट डिवीजन है साहब और 93% है, ऐसा लिख दीजिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है हिंदी इंग्लिश पढ़िए। आप वहां पर सिर्फ दिन के लिए जाते थे कि पूरा टाइम वहीं रहते थे, तो अगर पूरा टाइम वहीं रहते थे बॉर्डर लिखिए। डे स्कॉलर तो डे स्कॉलर लिखिए। अगर आपके स्कूल में आपका कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहा है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस कॉलम में हाउस कैप्टन, मॉनिटर ये सब लिख देते हैं। भाई आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, आपके परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है। देखो आप लिखिए कि आपको डिस्टिंक्शन मिली थी, डिस्टिंक्शन इन साइंस, डिस्टिंक्शन इन साइंस। आप लिखिए आपको मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन मिली तो लिखिए डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप लिखिए स्कूल टॉपर। अगर आपने अपने स्कूल में टॉप किया तो लिखिए स्कूल टॉपर। अगर आपने अपनी सिटी में टॉप किया लिखिए सिटी टॉपर। चूंकि ये आपसे पूछ रहा है आपके स्कूल के, आपके एकेडमिक्स के बारे में, तो सेम इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। अब ध्यान रखिएगा एनडीए की एग्जामिनेशन है, मैक्सिमम बच्चे वो पास हो रहे हैं आजकल जो 12th में पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी के कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 12th में रहते हुए एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर किया। अगर आपको भी लगता है कि आपके पड़ोस में कोई बच्चा रहता है या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन है जिनको एनडीए सीडीएस की तैयारी करना है, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एक शानदार जानदार जबरदस्त टीम है जिसके गाइडेंस में वो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप 12th में पास है तो यहां लिखिए 12th परस्यूइंग। क्या लिखिए भाई? 12th परस्यूइंग, है ना? 12th परस्यूइंग लिखिए आप भाई, जारी है 12th। अगर आप 12th में, कई बार बच्चा क्या करता है 12th में कुछ हुआ नहीं तो नील कर देता है, ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है 12th परस्यूइंग। 12th में अभी बंदा पढ़ रहा है, ठीक है बच्चा, क्योंकि उसको लिखने से समझ में आ जाएगा कि आयु साहब कि बंदा 12th में पढ़ रहा है। अगला देखिए, अब नेक्स्ट बात आती है बच्चों, आपकी एज लिखना है तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए। आपके पास मोबाइल में एज कैलकुलेटर है ही, आप एज कैलकुलेट कर लीजिए भाई आप 17 साल 17 ईयर्स और 5 मंथ्स के हो गए, 17 ईयर्स और 5 मंथ्स के हो गए। आपको अपनी हाइट लिखना है, पर हाइट उसने पूछा बच्चों मीटर में, ध्यान रखिएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं 5 फीट 8 इंच 5 फीट 9 इंच ऐसे याद रख लेते हैं, आपको मीटर में लिखना है। तो यहां पर मीटर में आपकी हाइट, एग्जैक्ट हाइट पता कर लो कितनी हाइट है, क्योंकि अपनी हाइट अगर अपने को नहीं पता है तो फिर तो गड़बड़ी है। वेट जो है भाई, वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन पे चले जाओ, अगर ऐसे कहीं नहीं मिलती, हम कई बार मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग वेइंग मशीन लेके बैठे रहते हैं, वहां अपना वेट करा लीजिए, अपना वेट यहां पर किलोग्राम्स में लिखिए। ठीक है बच्चा, अगला कॉलम आता है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी। तो जनरली एनडीए के बच्चों के लिए इनकम होती नहीं है क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं। ग्रेजुएट एंट्री के कई सारे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, या फिर कई सारे बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाता है, तो वहां पूछा जाता है कि सपोज आप कहीं सर्विस करते हैं, कि सपोज वो टीसीएस में सर्विस करता है तो टीसीएस और उसकी इनकम हिसाब, तो इनकम उसको लिखना है बंदे को, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप ग्रेजुएशन एंट्री के बच्चे हैं और आपकी इनकम अच्छी खासी है, सपोज आपको जो है आपको अच्छा पैकेज मिला हुआ है, सपोज आपको 30 लाख रुपए का पैकेज मिला है कि 30 लाख जो है आपका पर एनम का पैकेज है, तो बच्चों ध्यान में रखिए, आपसे यहां पर वो पूछेगा कि जब आपको इसको 30 लाख रुपया पर एनम मिलता है, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी कंपनी में हो, तो फिर आप उस सैलरी को छोड़ करके फौज में क्यों आना चाहते हो? ये क्रॉस क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन हो सकता है उन बच्चों से जिन बच्चों की इनकम है और बहुत हाई फाई इनकम है, तो उन बच्चों को इन सवालों के जवाब को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आगे देखिए, अगर आपने एनसीसी किया है तो भाई आपने टोटल ट्रेनिंग कितने टाइम का किया है, किस विंग में आपने ट्रेनिंग किया है, जूनियर डिवीजन में थे, सीनियर डिवीजन में थे, कौन सा सर्टिफिकेट आपने लिया है, ये पॉइंट नंबर 10 जो है एनसीसी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चा कि आप जो है गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हो क्या।
तो जिस भी गेम या फिर स्पोर्ट को आप खेलते हो उसका नाम आपको यहां पर मेंशन करना है, उस गेम में आप कितने टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन का ड्यूरेशन यहां लिखना है कि आप भाई 5 ईयर्स से कर रहे हो, 6 ईयर्स से कर रहे हो, या फिर आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो 2017 से लेकर 2023 तक मैंने इसमें खेला है, तो आपको उसका पीरियड यहां पर मेंशन करना है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपने उस गेम में अगर रिप्रेजेंट किया है तो पूछता है कि भाई आपने उसमें स्कूल को रिप्रेजेंट किया, यानी कि अगर आप इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में खेले तो डेफिनेटली आपने आपके स्कूल में रिप्रेजेंट किया होगा। आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट या फिर नेशनल खेला है तो आपको वहां पर लिखना है। और अगर बच्चों आपने खेल खेला है और खेल के बारे में अगर आप जानते हैं, आपने यहां कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप लिख सकते हैं क्लब लेवल पे खेले थे साहब, हम अपने गांव में खेलते थे, अपनी सिटी में, अपनी कॉलोनी में खेलते थे, वहां हमारे दोस्तों का ग्रुप था, वहां हम ये गेम खेलते थे और पिछले 5-7 साल से खेलते आ रहे हैं। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर कोई भी झूठ झपाट नहीं लिखना है, आपको ऐसी कोई चीज नहीं लिखना है जो आपको पता नहीं है, या फिर आप सिर्फ इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो सब लिख दो, वो आपको नहीं लिखना है। साथ में जो भी गेम आप लिख रहे हो तो उस गेम का वो गेम कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, उस गेम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, उसके ग्राउंड का साइज क्या है, उसके फील्ड का साइज क्या है, क्रिकेट अगर है तो उसके पिच का साइज क्या है, कितने तरह से आउट आदमी होता है, उस गेम के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है, उस गेम के अंदर इंडिया के कौन कौन से स्टार प्लेयर्स हैं, और वर्ल्ड में अभी चैंपियन कौन है, वर्ल्ड में कौन उस गेम के स्टार प्लेयर्स है, ये आपसे ये कॉलम भरने के बाद इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी। ठीक है बच्चा। उसके बाद देखिए बच्चा, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो बच्चों ध्यान रखिए, कुछ बच्चे अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट गेम्स को ही बताते हैं, ध्यान रखिएगा, हॉबी और इंटरेस्ट अलग चीज है, गेम्स अलग चीज है। हाँ, कुछ बच्चों की हॉबी हो सकती है रनिंग, जॉगिंग, पर इसने चूंकि कॉलम ही अलग अलग दिया, डेफिनेटली अलग अलग चीजें पूछना चाहता है। तो आपकी हॉबी क्या है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक, आपको इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, डायरी लिखते हो, या फिर मूवीज आप देखते हो, जो कुछ आपकी हॉबी, आप हॉबी को मेंशन कीजिए। अपने स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पार्टिसिपेशन का यहां कॉलम है बच्चों। इसमें मैं स्पोर्ट्स में आपको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बताना है कि भाई आपका स्कूल जीता था, फर्स्ट पोजीशन लगी थी, सेकंड पोजीशन लगी थी, आपने स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, वो सब आपको यहां मेंशन करना है। ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाई आपने स्कूल में डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया था, पोस्टर मेकिंग में पार्टिसिपेट किया था, या फिर आपने स्कूल की जिस भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है वो एक्टिविटी आपको यहां पर मेंशन करना है मेरे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ उसमें कब पार्टिसिपेट किया ये भी लिखना है। इससे समझ में आएगा कि व्यक्ति इस एक्टिविटी में 1-2 बार ही भाग लेके बैठ गया है, फिर लगातार करता रहा है। साथ में अगर उस एक्टिविटी में आपको फर्स्ट सेकंड प्राइज कोई मिला हो तो आपको यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी में फिल करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना जैसे ही डाउट डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल वहां पर हो सके। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि PIQ फॉर्म जितना केयरफुली आप भरोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। आप घर पे 2-3 बार PIQ फॉर्म भरने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगला देखो बच्चों कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से देखना। अगर आपने NCC किया है, या फिर आपने स्काउट्स एंड गाइड्स में हिस्सा लिया है, या फिर आप स्पोर्ट्स की टीम के किसी हिस्सा थे, या फिर आपने स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा थे, या फिर आपने किसी और फील्ड में कोई पोजीशन होल्ड करी है, तो आपको यहां लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने स्कूल के हेड बॉय थे तो हेड बॉय यहां लिखना है, अगर आपकी टीम के कैप्टन थे तो आपको कैप्टन यहां लिखना है, अगर आप कोई लीडरशिप के रोल में थे तो लीडरशिप यहां रखना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सामने मॉनिटर था तो मॉनिटर वहां लिख के आ जाते हैं, कहां, जहां वो स्कूल के परसेंटेज और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट उन सब्जेक्ट्स में अच्छा करना, पोजीशन का आउटस्टैंडिंग तो आपने यहां की कोई पोजीशन आपने होल्ड करके रखी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों नेचर ऑफ कमीशन, आप किस तरह के कमीशन के लिए जा रहे हैं। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं, जैसे एफकेट के बच्चे तो एफकेट शॉर्ट सर्विस कमीशन है। एसएससी टैग एंट्री के लिए जा रहे हो तो एसएससी टैग एंट्री भरेंगे यहाँ पर, और अगर आप एनडीए के लिए जा रहे हो तो परमानेंट कमीशन भरोगे। चॉइस ऑफ सर्विस में आपका आ जाएगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से जिसमें आप जा रहे हो, जिसका एसएसबी देने जा रहे हो, वहां पर आपको चॉइस ऑफ सर्विस लिखना है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में जा रहे हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो यहां पर आपको नील लिखना है एसएसबी देने के लिए। अगर आप एसएसबी में पहले स्क्रीन आउट या फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं बच्चा, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि आप कितनी बार मौके ले चुके हैं, कितनी बार मौके ले चुके हैं। नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज। तो अगर आप पहले एक बार गए हैं तो आप लिख दीजिए 1। उसका आपको पूरा हिसाब किताब यहां पर देना है कि किस एंट्री के लिए गए थे, एंट्री का नाम यहां पर लिखना है। सपोज आप सीडीएस से गए थे तो सीडीएस लिखना होगा, एफकेट से गए थे तो एफकेट लिखना होगा। किस एसएसबी में गए थे, वो एसएसबी किस प्लेस पर है,
साथ ही साथ आप किस डेट को गए थे और आपका वहां पर चेस्ट नंबर और बेस्ट नंबर क्या था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, चेस्ट नंबर बेस्ट नंबर आपको ध्यान रखना है। ये बात अगर आप एसएस भी जा रहे हैं तो सब चीज नोट करके रखें। जो बच्चे जाते हैं वो इन सारी चीजों को संभाल करके रखते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको डेट याद नहीं आ रही भाई मैं लास्ट टाइम एसएस देने कब गया था, तो डेट याद कई बार नहीं आती, बट हम मंथ तो याद कर ही लेते हैं। और कई बार तो हम आजकल सारे टिकट्स ऑनलाइन करते हैं, डेफिनेटली टिकट हम जब बुक करते हैं टिकट हमारे पास रखे रहते हैं, तो डेट हमें पता चल जाती है बच्चों। तो ये एक पूरा आपका जन्म कुंडली है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। और आप जितना अच्छा पीआईक्यू फॉर्म फिल करेंगे, जितना अच्छा इन द सेंस कि जितना रिस्पॉन्सिबल होकर के, जितना केयरफुल होकर के, सारी बातों को जांच परख करके सोच समझ के अगर आप फिल करेंगे, आपका पीआईक्यू फॉर्म बहुत अच्छा फिल होगा। साइकोलॉजिस्ट पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आईओ साहब के पास आपके जाने से पहले आपका पीआईक्यू फॉर्म पहुंच जाएगा और वो सारी बातें आपके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया लगा चुके होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा एंड आप डेफिनेटली रिकमेंड होंगे, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूरतमंद लोगों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।